हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने लिखा भी है यहाँ पर। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th क्लास में ये आता है। 11th क्लास 12th क्लास को हम डिमार्केट कैसे करते हैं? जो एनसीईआरटी में 11th क्लास में हम उसको 11th क्लास बोलते हैं, जो एनसीईआरटी के 12th क्लास की एनसीईआरटी में है उसे हम 12th क्लास बोलते हैं। तो आइडेंटिफाई करने में भी इजी होता है। तो 11th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो कॉन्सेप्ट इसमें आप पढ़ने वाले हो, जैसे ली चैटिलियर प्रिंसिपल आएगा या इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो आगे आने वाले चैप्टर्स जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, उन सब में ये काम आएंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़ेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम, जैसे आप बात कर रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो मान लो कोई फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है कोई केमिकल प्रोड्यूस करती है, तो रिएक्टेंट्स कुछ होते हैं, उनको आपस में मिलाया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, तब कहीं जाकर के प्रोडक्ट मिलता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होने में हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी लिया और बस हिलाया और लो रिएक्शन प्रोडक्ट बन गया, ऐसा तो होता नहीं। केमिकल रिएक्शंस में कई बार हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या स्पेशल कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है फॉर कन्वर्टिंग द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शंस जो है अंडर गिवन कंडीशंस वो होगी या नहीं होगी, मतलब कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो जो रिएक्टेंट्स आपसे मिक्स कर रहे हो अंडर गिवन कंडीशंस, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी। हु टेल्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? थर्मोडायनामिक्स। यू विल स्टडी 11th क्लास में है कि केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी अंडर गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। हु टेल्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, दूसरी बात, कितना फास्ट होगी, जल्दी से हो जाएगा प्रोडक्ट, भाई यूँ मिलाया फटाक से प्रोडक्ट मिल गया, ये कौन डिसाइड करेगा? केमिकल काइनेटिक्स, 12th क्लास का चैप्टर है। अच्छा, कितना मिलेगा? 50% कन्वर्ट हो जाएगा, 40% कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में अंडर गिवन कंडीशंस, ये कौन बताएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, गुड़मुड़ मत करना, घोलमोल मत कर देना, ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई रिएक्टेंट्स अंडर गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, अंडर गिवन कैटलिस्ट कंडीशंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, होगा या नहीं होगा? थर्मोडायनेमिक्स विल टेल द आंसर। दैट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन और स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन, कितना फास्ट बनेगा प्रोडक्ट, जल्दी से बन जाएगा कि या एक एक हफ्ता 10-10 दिन वेट करना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए? तो हु टेल्स द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? कौन? केमिकल काइनेटिक्स। कितना बनेगा, मतलब रिएक्टेंट्स वेदर इट विल बी 100% कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स और 20% कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स और 50% कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। यील्ड कितनी होगी? तो यील्ड इज वेल डिफाइंड बाय केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री का इन केमिकल इंडस्ट्री, इन प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रिएक्टेंट केमिकल्स। आज हम वही बात करने वाले हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। हालांकि केमिकल इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स का ही एक ब्रांच है। थर्मोडायनामिक्स इज सेड टू बी द मदर ऑफ एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री का ही मान लो। मतलब थर्मोडायनामिक्स के लॉज जो हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, सब कुछ वही तो गवर्न करते हैं। खैर, फिलोसफिकल ना जाते हुए अपने चैप्टर में मूव करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। जब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो जेई में आराम से एक क्वेश्चन आ जाता है। कई बार आयनिक को और केमिकल इक्विलिब्रियम को मिला के एक क्वेश्चन आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस हर साल आए या नहीं आए वो कह नहीं सकते, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी ने तो एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, हमने उसको अलग अलग किए हुए हैं। क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है। सॉल्यूशंस के अंदर आयनों की केमिस्ट्री अपने आप में एक बड़ी वास्ट केमिस्ट्री है, उसको अलग से हम पढ़ेंगे। हालांकि एनसीईआरटी सेम चैप्टर में रखता है, उसका नाम रखता है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के हम 2 पार्ट पढ़ने वाले हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो चलो बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम जब बात करते हैं तो हम रिएक्शंस को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो लिखो, इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ही दिशा में चलने वाली यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, जिनमें रिएक्टेंट्स पूरे कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। एटलीस्ट द लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स।
a unidirectional reaction in which reactants or at least LR मतलब सब समझते हो लिमिटिंग रिएजेंट, at least LR are completely converted into products. तो बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन, अ यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स, एटलीस्ट द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कंप्लीटली, ऑलमोस्ट में लिख दो, ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और रिएक्शन रुक जाती है, रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम. व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, रिएक्शन स्टॉप्स. एक ही दिशा में चलने वाली रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल. जैसे एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस. तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन फास्ट भी होता है और पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी हो जाता है. यील्ड इज 100% फॉर सच रिएक्शंस. जैसे HCl सोल्यूशन को आप NaOH सोल्यूशन के साथ मिक्स करो, वेरी इमीडिएटली एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. कौन? सॉल्ट प्लस वाटर. और एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इन ओपन वेसल. ओपन वेसल वर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस है यहां पर. ओपन वेसल में हम थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहे हैं. क्लोज्ड वेसल हो जाएगा मान लो इन्हीं रिएक्शंस के लिए, तो दे मे कन्वर्ट इनटू रिवर्सिबल रिएक्शन. तो अभी तो बात हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस की कर रहे हैं, एक ही दिशा में चलने वाली रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट्स में. तो थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है. कैल्शियम कार्बोनेट को सॉलिड होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सभी जानते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन. तो कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं ओपन वेसल में, तो कैल्शियम ऑक्साइड का रेजिड्यू बनता है और साथ में कौन सी गैस उड़ जाती है? CO2 गैस. चूंकि ओपन वेसल है तो गैस तो बाहर उड़ जाएगी एंड दिस रिएक्शन विल कंटिन्यूसली गो, और पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट CaO में कन्वर्ट हो जाएगा. CO2 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट. तो ओपन वेसल की इंपॉर्टेंस है यहाँ. यही रिएक्शन अगर क्लोज्ड वेसल हो जाएगा, क्लोज्ड कंटेनर हो जाएगा, क्लोज्ड डब्बा हो जाएगा, तो विल बिकम रिवर्सिबल. तो ये थोड़ा ध्यान रहे. जैसे और NH4HS, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको भी हीट को करो सॉलिड में तो इट कन्वर्ट्स इनटू अमोनिया प्लस H2S गैस. ऑफ कोर्स इन ओपन वेसल. लिख भी दो, नोट भी करते जाओ साथ के साथ इंपॉर्टेंट चीजें जो भी हैं, नोट इट डाउन. और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन PPT बनना आप जानते हो. जैसे मान लो पोटेशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें आप सिल्वर नाइट्रेट मिला दो, ऑलमोस्ट द कंप्लीट 100% यील्ड PPT बन जाता है AgCl का वाइट PPT. प्लस साथ में एक्वस सॉल्यूशन मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट का. तो ये सब रिएक्शंस जो हैं, दीज आर द वेरी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस. KCl AgNO3 मिलाते ही
लगभग पूरा का पूरा AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स हुई तो पूरे पूरे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। ग्राफिकली इनको शो करना चाहो तो यू कैन शो लाइक दिस। जैसे मान लो यहां कॉन्सेंट्रेशन ले लें और यहां टाइम के साथ, तो रिएक्टेंट जो है, मान लो ये रिएक्शन ऐसी है, A कन्वर्टेड टू B, तो B कौन हुआ? ये तो प्रोडक्ट हुआ, और A कौन? दिस इज रिएक्टेंट। तो मान लो ये इनिशियल कंसंट्रेशन A लेके स्टार्ट किया, तो ये कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी इन ए सर्टेन टाइम, ऑलमोस्ट जीरो। बट धीरे धीरे प्रोडक्ट भी बढ़ा होगा, तो ये प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, उसी लेवल पे बढ़ेगा। लाइक दिस। मान लो ये A है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अच्छा ध्यान दो, हम जैसे A तो सब्सटेंस है, इसमें अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगाए थे तो क्या बन जाता है? कंसेंट्रेशन ऑफ A। स्क्वायर ब्रैकेट B लगा दिया तो क्या बन गया? ये मोलर कंसेंट्रेशन। दिस रिप्रेजेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट। हालांकि कोई नई बात नहीं है, ये मोल कॉन्सेप्ट में भी हमने इन बातों को डिस्कस किया था कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें रिप्रेजेंट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेरियस स्पीशीज। जैसे A एंड B की बात कर रहे हैं, तो ये हुआ एक तरीके से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब बात आती है B, दूसरी रिएक्शन। ये तो इरिवर्सिबल रिएक्शन थी, एक ही दिशा में चलने वाली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन? दोनों दिशाओं में चलने वाली रिएक्शन, बाई डायरेक्शनल, फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड भी जाए। बाई डायरेक्शनल रिएक्शन मूविंग इन बोथ डायरेक्शंस। बाई डायरेक्शनल रिएक्शंस होती हैं इन विच none of the reactants are completely converted into products। लिखते भी जाओ साथ के साथ बच्चों। तो bidirectional reaction in which none of the reactants are completely converted into products and a state called equilibrium state is attained and a called equilibrium state is attained at which, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, सेंटेंस पूरा नहीं हो पाया, यही लिख देता हूं, चलो यहां पे, एट विच, समझ जाना एरो का मतलब क्या है, एट विच रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड reactions become equal। तो कहने का मतलब क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन एक दिशा में नहीं चलती, दोनों दिशाओं में चलने वाली रिएक्शन है, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट कुछ समय के बाद में एक स्टेट आ जाती है जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पर रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस बिकम इक्वल। उसे बोलते हैं केमिकल, उसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों दिशाओं में चलने वाली रिएक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट
आर एफ इज इक्वल टू आर बी। व्हाट इज आर एफ? नाम से मालूम पड़ रहा होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। व्हाट इज आर बी? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस तरीके से डिफाइन करते हो आप रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम पर दोनों बराबर हो जाते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम पर कई पॉइंट होते हैं। एट इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स लाइक एंथैल्पी चेंज। हालांकि ये जो शब्द है एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, गिब्स एनर्जी चेंज, ये थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स हैं और थर्मोडायनामिक्स अभी आया नहीं होगा, बाद में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। तो अभी तो जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीखते जाएं। कहीं कहीं कोई पॉइंट ऐसा, कोई शब्द ऐसा आए कि ये तो पता ही नहीं हमें क्या, तो देखो यहाँ नहीं समझा सकते, ये तो पूरा चैप्टर है। थर्मोडायनामिक्स अपने आप एक बड़ा चैप्टर है, तो अभी ऐसे में याद कर लेना चाहिए, हाँ ये कुछ चीज़ होती होगी, एंथैल्पी चेंज कुछ होता होगा, एंट्रोपी चेंज कुछ होता होगा, चलो बाद में पढ़ेंगे, सर कह रहे हैं तो अभी तो याद कर लें, समझ लें, बाकी की चीज़ें समझो जो मैं समझा रहा हूँ आपको। तो एट इक्विलिब्रियम, चूंकि छोड़ नहीं सकते स्टेटमेंट को, केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है ये, तो स्टेटमेंट को यहाँ नहीं छोड़ सकते। हालांकि ये स्टेटमेंट फिर थर्मोडायनामिक्स में भी आएगा, पर जब आएगा तब आएगा, अभी तो कम से कम पढ़ के चलें। तो एट इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स लाइक एंथैल्पी चेंज। अच्छा, एंथैल्पी चेंज को हम डेल्टा एच बोलते हैं, ये सिंबल होता है। एंट्रोपी चेंज, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेट भी लिख दो। एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस, एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज को। गिब्स एनर्जी चेंज, डेल्टा जी बिकम कांस्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम पर कोई नेट चेंजेस नहीं होते, तो उस पॉइंट पर सभी थर्मोडायनामिक पैरामीटर कांस्टेंट हो जाते हैं। एंथैल्पी चेंज की सर्टेन वैल्यू होगी तो दैट वैल्यू विल बी कांस्टेंट। नॉट ओनली दैट, concentration of all species involved in reaction also become constant at equilibrium state. इक्विलिब्रियम स्टेट पर सभी स्पीशीज की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, नीड नॉट बी इक्वल। इक्वल अलग बात है, कांस्टेंट अलग बात है। तो कांस्टेंट हो जाती हैं, इस बात को मैं यूं भी कह सकता हूं ग्राफिकली कि जैसे मान लो इस तरीके से शो करें, मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम है, तो मान लो रिएक्टेंट दी कंसेंट्रेशन जैसे ये कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट हो गई, अब चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ में कॉन्सेंट्रेशन। तो ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम स्टेट। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट घट के कम हो जाए और प्रोडक्ट बढ़ के ज्यादा हो जाए, बट रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, इक्वल भी हो सकती हैं, नीड नॉट बी इक्वल का मतलब ऐसा नहीं कि इक्वल नहीं हो सकती। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन मे बी इक्वल ऑल्सो। लिखते भी जाओ साथ के साथ में। एक बार मैं चेक कर लूं कट तो नहीं गया कुछ, नहीं आ रहा है सब कुछ।
तो बच्चों क्या बात कर रहे हैं हम, ये कैरेक्टर एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट। रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, जहां पर RF इज इक्वल टू RB हो जाएगा, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, ये क्या है रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, ये भी आएगा आपके सामने। उसे बोलेंगे हम लॉ ऑफ एक्टिव मास, गुलबर्ग और वाक साहब ने दिया था, ये पढ़ेंगे उसको। बट इक्विलिब्रियम स्टेट पर थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जैसे एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज सारे कांस्टेंट हो जाते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑल्सो बिकम कांस्टेंट। अच्छा, नीड नॉट बी इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट विल रिमेन कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन बिकम ऑफ द रिएक्टेंट। ऑफ कोर्स अब ये मत पूछना कि सर इसमें रिएक्टेंट कौन, प्रोडक्ट कौन। ऑब्वियसली घटने वाला रिएक्टेंट है और बढ़ने वाले ही कंसंट्रेशन कौन, प्रोडक्ट। ये तो आप समझते हो इतनी बात तो, हाँ समझते तो हो, बट पूछ कुछ भी लेते हो आप। कई बार डाउट तो कैसा भी आ सकता है, इसलिए मैं तो मन में जो आता है बोलता जाता हूँ। समझ के बात को। तो इस तरीके से अच्छा, ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी हो गई, कलर हो गया, इक्विलिब्रियम पर सिस्टम का, दैट ऑल्सो विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये भी लिख दो, ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज like density, color, etc. और भी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, concentration, etc. remain constant at equilibrium. इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट रहते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट एक स्टेबल स्टेट है, इस बात को हम कहेंगे। अब बात आती है एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट एक पर्टिकुलर स्टेट है, हर मोमेंट पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा, हमने कहा ना बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है, एक पॉइंट ऐसा आएगा, स्टेट विल बी अटेन्ड, जब केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, फिर सिस्टम मजे में आ गया, आराम पड़ गया उसको, ना फॉरवर्ड जाए नेट, ना बैकवर्ड जाए। पढ़ेंगे इसके बारे में भी और अभी डिटेल में। एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस, जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन गैस और मान लो आयोडीन को मिलाओ आप, तो इट फॉर्म्स 2HI। अच्छा, इसका सिंबल ये यूज करते हैं हम, ये वाला यूज करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का। दिस इज सिंबल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। और जैसे हेबर्स प्रोसेस काफी फेमस होता है, N2 गैस को जब रिएक्ट कराते हैं H2 गैस के साथ में, ऑफ कोर्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, इट फॉर्म्स अमोनिया। ये सब रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम आता है। और एग्जाम्पल जैसे PCl5 हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है और पार्शियली कन्वर्ट होता है PCl3 प्लस Cl2 में। कंप्लीटली तो रिएक्टेंट कन्वर्ट ही नहीं हो रहा ना रिवर्सिबल रिएक्शन में। ये तो सब रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं ये सब। और एग्जाम्पल जैसे डाइमर फॉर्मेशन ऑफ NO2, NO2 को कूल करो तो इट फॉर्म्स डाइमर N2O4। तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। और भी हो सकते हैं, जैसे H2O सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस। लिक्विड ले लो, और एग्जाम्पल जैसे H2O लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस। अब ये कोई प्रोसेस नए नहीं है। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ आइस एंड दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड वाटर। तो कई बार लिक्विड वाटर एंड स्टीम आर इन इक्विलिब्रियम, कई बार आइस एंड लिक्विड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम। आप जानते भी हो ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 0 डिग्री सेल्सियस। और ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, ये बच्चे जानते भी हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर एंड 1 एटमॉस्फेयर पर
पानी और स्टीम आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, रहते नहीं रहते हैं? तो ये भी तो इक्विलिब्रियम ही है। गॉट द पॉइंट? तो बच्चों इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शंस। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल C2H5OH, लिक्विड लो। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाते हैं तो एस्टर बनते हैं, CH3COO C2H5 लिक्विड प्लस H2O। तो बच्चों ये हुआ, ये भी सब केमिकल इक्विलिब्रियम के ही एग्जाम्पल हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हो गए। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगी और बैकवर्ड भी जाएगी। हालांकि एक स्टेट पर इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा जहां पर सब कुछ थमसा जाएगा, थमेगा नहीं, थमसा जाएगा। कैसे? थमना और थमसा जाना दोनों में अंतर है। ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम की, कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट आने पर रिएक्शन रुकती नहीं है, फॉरवर्ड भी चलती है, बैकवर्ड भी चलती है, बट बोथ मूविंग विद द सेम रेट। लिखो, नोट करो ये सब। अब यहीं पे बात आती है, इक्विलिब्रियम भी दो टाइप का हो सकता है, रिवर्सिबल या एक तरीके से हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो चलो बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले ये नोट करो पूरी बात बच्चों। फर्स्ट, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम नाम से मालूम पड़ रहा है कि सभी सब्सटेंस जो भी रिएक्शंस में इन्वॉल्व हों वो सेम फेज में हों। एन इक्विलिब्रियम सिस्टम in which all the reactants and products are in same phase. तो an equilibrium system in which all the reactants and products are in same phase तो कहलाएगा homogeneous equilibrium। जैसे एग्जाम्पल, जैसे N2 गैस है, H2 ये भी गैस, और एग्जाम्पल जैसे PCl5 गैस, इसको हीट करो, और एग्जाम्पल, ये सब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। इवन ये भी होमोजीनियस है। कौन? CH3COOH लिक्विड प्लस C2H5OH लिक्विड, और बना लेगा ये CH3COO C2H5, ये भी लिक्विड। ये सब एग्जाम्पल्स हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के। All are the examples of homogeneous equilibrium। सभी सब्सटेंस सेम फेज में हैं। सेम फेज का मतलब जैसे N2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है, मान लो तीनों प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम पर, तो तीनों एक यूनिफॉर्म रहेंगे मिक्सचर के अंदर, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। जब भी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा पूरे सिस्टम का तो हम कहेंगे दे आर इन सेम फेज।
और यदि अलग अलग कॉम्पोजिशन होगा कि नीचे सॉलिड है ऊपर गैस है, तो सॉलिड और गैस तो अलग अलग फेजेज हो गई ना, तो दे विल बी डिफरेंट फेजेज। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब ऑल द सब्सटेंस आर इन द सेम फेज। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में, दिस इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ऐसी होता है एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। लेट अस टॉक अबाउट द हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। सेकंड, heterogeneous equilibrium, all the substances are not in same phase. All substances are not in same phase. जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं वो सभी सेम फेज में ना हों। जैसे इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फेज चेंज इक्विलिब्रियम एंड केमिकल हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे लेता हूं। ए हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में बता रहा हूं, फेज चेंज इक्विलिब्रियम, जहां पर नो केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज कोई नहीं हो रहा, केवल फेज चेंज हो रहा है इक्विलिब्रियम में। जैसे कौन, मैंने कहा भी था, H2 आइस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड वाटर। और जैसे कौन, H2O लिक्विड, यहां गैस ले लो, यहां सॉलिड ले लो। तो फेज चेंज इक्विलिब्रियम में नो केमिकल चेंज। जैसे आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम विद स्टीम। ये क्या है, कोई केमिकल, अरे ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, देयर इज नो केमिकल चेंज। नो केमिकल चेंज, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केमिकल स्पीशीज चेंज नहीं हुई, तो अकॉर्डिंगली दिस इज कॉल्ड फेज चेंज इक्विलिब्रियम। और ले लो, जैसे कार्बन डायमंड इज इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन ग्रेफाइट। और एग्जांपल ले लो, जैसे सल्फर रोम्बिक इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर मोनोक्लिनिक। ये सल्फर के दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, कार्बन के ये दो कॉमन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो ये अलग अलग फेजेस हुई, तो याद रखना इस बात को। ग्रेफाइट एंड डायमंड, ग्रेफाइट की डेंसिटी अलग है, डायमंड की डेंसिटी अलग है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर अलग है, दोनों की मेल्टिंग पॉइंट अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, डेंसिटी अलग है, तो फिर सेम फेज नहीं कहलाएंगे वो, भले ही दोनों सॉलिड हैं, फिजिकल स्टेट दोनों की सेम है, सॉलिड, बट फेजेस अलग अलग हैं। फेज का मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। तो डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज कोई सेम थोड़ी हैं। तो ग्रेफाइट एंड डायमंड आर टू डिफरेंट फेजेस। ऑफ सॉलिड कार्बन, हैं दोनों सॉलिड ही, ग्रेफाइट भी रूम कंडीशन पे सॉलिड है, डायमंड भी रूम कंडीशन पे सॉलिड है, बट उनकी डेंसिटी, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। सिमिलरली रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर आर टू डिफरेंट फेजेस, अलग अलग फेजेस हैं ये। तो अलग अलग फेजेस वाले सब्सटेंस अगर इक्विलिब्रियम में हो और केमिकल चेंज ना हो तो बोलेंगे फेज चेंज इक्विलिब्रियम। तो ये फेज चेंज इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल थे। इसी में एक आता है केमिकल हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। व्हाट इज केमिकल हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम? केमिकल रिएक्शन भी हो और फेज भी अलग अलग हों। जैसे ये एग्जाम्पल, CaCO3 ऑफ कोर्स इन क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड वेसल में लेंगे, ओपन वेसल में ये एक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगी। तो ये इस तरीके से,
देखो ये सॉलिड है, ये गैस है। सॉलिड और गैस ऑफ कोर्स आर टू डिफरेंट फेजेस, तो अलग अलग फेजेस हैं, रिएक्शन भी हो रही है, तो केमिकल हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। और एग्जांपल जैसे आयोडीन सॉलिड, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन में डुबो तो इक्विलिब्रियम आ जाता है पोटेशियम आयोडाइड KI3। और एग्जांपल जैसे NH4HS सॉलिड, दिस इज एन इक्विलिब्रियम क्लोज्ड वेसल में NH3 गैस प्लस H2S गैस, ऑफ कोर्स इन क्लोज्ड वेसल। कोई भी गैसियस इक्विलिब्रियम अगर अटेन करना है, रिवर्सिबल रिएक्शन तो क्लोज्ड वेसल में ही हो पाएगी। अरे ओपन वेसल में तो गैसेस उड़ना जाएंगी हवा में, तो क्लोज्ड वेसल होना जरूरी है, इन क्लोज्ड वेसल। तो एक तरीके से जो ट्रू इक्विलिब्रियम है दैट अटेन्स इन ए क्लोज्ड वेसल। रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में ही अटेन होती है, इक्विलिब्रियम क्लोज्ड वेसल में ही अटेन होता है। इस बात को लिखेंगे भी, पहले ये पूरी बात जरा नोट कर लो। ये हमने डिफाइन किया है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, हालांकि केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, बट अभी तो हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कहा। रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। और दो तरह के इक्विलिब्रियम कहे हमने, होमोजीनियस व्हेन ऑल द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन दैट मींस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज, और दूसरा हमने कहा केमिकल हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम जहाँ पर सेम फेज ना हो, उसमें केमिकल चेंजेस हो भी सकते हैं, नहीं भी, तो हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, फेज चेंज इक्विलिब्रियम एंड केमिकल हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। इस तरीके से नोट करिए पूरी बात। तो इस बात को लिख भी लेते हैं क्या कि इक्विलिब्रियम, ट्रू इक्विलिब्रियम अटेन्स इन ए क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल में ही एक ट्रू इक्विलिब्रियम अटेन होता है, चाहे वो लिक्विड इक्विलिब्रियम क्यों ना हो, क्योंकि लिक्विड्स भी वॉलेटाइल होते हैं, वेपर्स बनती हैं, खुला होगा कंटेनर तो वेपर्स बाहर जा सकती हैं एंड दैट में डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। तो क्लोज्ड कंटेनर में एक ट्रू इक्विलिब्रियम अटेन होता है। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। तो लिखो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम। फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इस पर, इसके ऊपर स्टेटमेंट बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे चैप्टर में 20 बार में एक स्टेटमेंट बोलूंगा, अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। इक्विलिब्रियम तो आके रहेगा, रोक कैसे नहीं रुक सकता। इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। तो लिखेंगे इस बात को, अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम is spontaneous। अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सिस्टम। Equilibrium state is the most stable state of system and hence equilibrium will be attained regardless of
द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं फिर इंपॉर्टेंट लिखता हूं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बड़े इंपॉर्टेंट है। अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्पॉन्टेनियस, ये तो बहुत ही वाइटल स्टेटमेंट है। इक्विलिब्रियम तो आकर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर N2 गैस और H2 को आपस में मिक्स किया तो वो अमोनिया बनाएगा और कुछ देर के बाद में इक्विलिब्रियम तो आके रहेगा। अमोनिया N2H2 विल बी इन इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब ये है कि अगर N2 और H2 भर रहे हो आप कंटेनर में और प्रेशर टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, रिएक्शन कंडीशंस प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, तो अमोनिया बनेगा और एक स्टेट ऐसी आएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। नॉट ओनली दैट, ऐसा नहीं कि केवल रिएक्टेंट्स को लेकर के इक्विलिब्रियम आएगा, अमोनिया भी डब्बे में भर दो आप और सेम अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, जो भी कंडीशंस है वो मेंटेन कराओ, तो अमोनिया डिकम्पोज होगा और क्या बनाएगा N2 एंड H2 एंड फाइनली इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तो आके रहेगा, चाहे रिएक्शन को रिएक्टेंट्स को लेकर के आगे बढ़ाया जाए या प्रोडक्ट्स को भर करके हम रिएक्शंस तक इक्विलिब्रियम तक पहुंचे। N2 और H2 डब्बे में भर दो, प्रेशर टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन कर दो, अमोनिया बनेगा, थोड़ी देर के बाद में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, आना ही है, छोड़ो हटाओ। दूसरा डब्बा लो, सिमिलर प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन जहां रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है उन पर अमोनिया भरो। इस बार अमोनिया टूटेगा, N2 बनाएगा, H2 बनाएगा और फाइनली इक्विलिब्रियम फिर आएगा। इक्विलिब्रियम को रोक कैसे रोक नहीं सकते। अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। रिएक्टेंट्स भरोगे डब्बे में, प्रोडक्ट बनाएगा तो इक्विलिब्रियम आएगा, प्रोडक्ट्स भर दो डब्बे में, वो बैकवर्ड रिएक्शंस मूव करेगी, रिएक्टेंट्स बनेंगे, अगेन इक्विलिब्रियम आएगा। अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। Through forward direction also it may form the equilibrium state, through backward direction also equilibrium will come. Equilibrium will come. इक्विलिब्रियम का मतलब है कि स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स ऑन इट्स ओन। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्टेनियस। हालांकि ये शब्द हम केमिकल इक्विलिब्रियम में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बट स्पॉन्टेनियस का मतलब है मीन्स समथिंग दैट हैपन्स on its own without any external help। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। अपने आप जो प्रोसेस मूव करे दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। तो इक्विलिब्रियम तो आके रहेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर एनी सिस्टम। रिएक्टेंट को भर के भी इक्विलिब्रियम तक पहुंचोगे, प्रोडक्ट भरो तो भी इक्विलिब्रियम तक पहुंचोगे, इक्विलिब्रियम तो आएगा ही आएगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैटलिस्ट बस रिएक्शन को फास्ट करता है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट does not affect the state of equilibrium। Catalyst does not affect the state of equilibrium. It only helps in attaining equilibrium rapidly। कैटलिस्ट ये है कि कोई भाई मान लो मैंने N2 और H2 भरा, 1 घंटे बाद इक्विलिब्रियम आया और यही मैंने N2 H2 भरा और कैटलिस्ट भी मिला दिया, तो पता चला वो 1 घंटे की बजाय इक्विलिब्रियम 15-20 मिनट में ही पहुंच गया और रिएक्शन फास्ट हो गई। तो इक्विलिब्रियम को वो फास्टली अटेन करवाने में हेल्प करता है कैटलिस्ट, बट कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो याद रखना, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट ओनली हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम रैपिडली। So this is another important point. Note करते जाओ. We'll move to the next one. Third point.
नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज dynamic. It means that both forward and backward reactions proceed at equilibrium state but at same rate. देखो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम आ गया तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी रुक गई, बैकवर्ड रिएक्शन भी रुक गई। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मान लो मैंने डब्बे में N2 और H2 भरा, ये बना रहा है मान लो 2NH3। मैंने N2 और H2 भरा डब्बे में और अमोनिया बना, तो मान लो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF है, फॉरवर्ड वाले स्टेप को RF लिख दो, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड दिस इज RB। इक्विलिब्रियम पर ऐसा नहीं है कि N2 और H2 रिएक्ट करना बंद कर जाए, नहीं, बंद करेगा, बंद नहीं करेगा। N2 और H2 रिएक्ट करेंगे, अमोनिया बनाएंगे, बट जितना अमोनिया कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही अमोनिया वापस रिकन्वर्ट हो जाएगा इनटू N2 एंड H2 एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम RF is equal to RB. Rate of the forward reaction is equal to rate of the backward reaction. Both reactions proceed with the same rate. मतलब जितना N2 और H2 रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, उतना ही अमोनिया डिकम्पोज हो जाएगा N2 and H2, and effectively the concentration of all the three species remain constant. So at equilibrium, concentration of all species become constant. Need not be equal but constant. Need not be equal but constant. हो भी सकते हैं इक्वल। तो N2 और H2 और अमोनिया कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर क्या रहेंगी? कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम आने से पहले वो चेंज हो रही होंगी, बट इक्विलिब्रियम आने के बाद तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गए, सभी कंसेंट्रेशंस कांस्टेंट हो गई। बट ऐसा नहीं है कि ये RF जीरो है, RB जीरो है। RF इज नॉट जीरो, RB इज नॉट जीरो। रिएक्शन रुकी नहीं है। बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर प्रोसीडिंग। इक्वल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। सेम टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम डायनेमिक है। इसका मतलब बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड एट इक्विलिब्रियम स्टेट एट सेम रेट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। RF इज इक्वल टू RB। यही डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी है। तो इसको हम इस तरीके से भी बोलते हैं। अच्छा, इसी में एक बात और बोलेंगे हम। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा GR गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज जीरो। इसको ग्राफिकली देखें। हालांकि ये चीज़ हम थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस मान लो ये टाइम के साथ ग्राफ देखें, टाइम के साथ, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो सकता है। यहाँ ये लोएस्ट पॉइंट ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट। यहां ये गिब्स फंक्शन ले लो इसको। जी, गिब्स फंक्शन ये एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है। जैसे एंथैल्पी होती है ऐसे गिब्स फंक्शन होता है। तो मान लो जैसे ये रिएक्टेंट लिया, मान लो यहां N2 प्लस H2 लेके शुरुआत की और यहां अमोनिया लेके शुरुआत की। ये इक्विलिब्रियम तक इधर मूव करेगा। मान लो मैंने N2 और H2 भरा, तो शुरुआत में N2 और H2 की कंसेंट्रेशन ज़्यादा थी, वो रिएक्ट करेंगे और अमोनिया तो जीरो ही था। धीरे धीरे अमोनिया बनना शुरू होगा और गिब्स एनर्जी जो है, गिब्स फंक्शन या गिब्स एनर्जी एक ही बात होती है। फंक्शन से कंफ्यूज ना हो तो आप एनर्जी लिख लो। हालांकि दोनों का मीनिंग सेम ही होता है।
गिब्स एनर्जी जी, तो N2 और H2 की जो टोटल गिब्स एनर्जी है वो अभी ज़्यादा है, तो गिब्स एनर्जी जो है वो घटती है और फाइनली यहाँ इस पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर जाकर के गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम मिनिमम एंड बोथ आर बिकम इक्वल एंड डेल्टा जी बिकम्स जीरो। ये बात थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट यहाँ भी ध्यान दें, एट इक्विलिब्रियम गिब्स एनर्जी of reactants and products are equal and minimum. यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चे का, सर यहाँ तो आप कह रहे हो गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज जीरो और यहाँ कह रहे हो कि गिब्स एनर्जी इक्विलिब्रियम पर मिनिमम हो गए। सुनो, आपने N2 और H2 भरा और रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे और धीरे धीरे गिब्स एनर्जी जो है वो घटेगी रिएक्टेंट्स की, क्योंकि रिएक्टेंट्स खर्च होते जा रहे हैं ना, और प्रोडक्ट की बढ़ेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लो ये यहाँ आकर के सिस्टम रुक गया, पहुंच गए यहाँ पर, इक्विलिब्रियम आ गया, बस अब आगे नहीं जाएगी रिएक्शन, बस यहाँ पहुंच गई। इस पॉइंट पर पहुंच करके गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैव बिकम इक्वल। इस पॉइंट पर गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव बिकम इक्वल, इसलिए चेंज इन गिब्स एनर्जी हैज बिकम जीरो। भाई गिब्स एनर्जी चेंज क्या होता है, चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू गिब्स एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा जी आर क्या होता है, गिब्स एनर्जी समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये होती है फॉर्मूला। तो गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज डिफरेंट और गिब्स एनर्जी अलग है। प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी और रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी देखो बराबर हो गई, बराबर हो गई। रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी, प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी मिनिमम भी हो गई, बराबर भी हो गई, इसलिए गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन हैज बिकम जीरो। याद रखना, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुकी है, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बिकम्स जीरो। आ गई बात समझ में? अच्छा, इक्विलिब्रियम स्टेट पर गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ बिकम इक्वल एंड मिनिमम। तो सर ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? छोड़ो आप N2 और H2 ना भरते, मान लो डब्बे में, आप मान लो अमोनिया भर के शुरुआत करते, तब भी इक्विलिब्रियम तो आता, अमोनिया टूटता, N2 और H2 बनता, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में इधर मूव करता, इधर मूव करता, तो अमोनिया की गिब्स एनर्जी घटती, N2 H2 की गिब्स एनर्जी बढ़ती, और जब वो इस पॉइंट पर पहुंच जाते जहां पर दोनों इक्वल हो जाती, तो वापस इक्विलिब्रियम आ जाता। तो एट केमिकल इक्विलिब्रियम गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल एंड मिनिमम एंड डेल्टा जी बिकम्स जीरो। गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बिकम्स जीरो। इस चैप्टर में इन पॉइंट्स का रोल थोड़ा कम आएगा, बट थर्मोडायनामिक्स में इसका रोल काफ़ी ज़्यादा होगा। तो 11th क्लास में बच्चे अगर इस चीज़ को पढ़ते हैं तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं, कोई चीज़ अगर आज ज़्यादा लग रही है तो कल को नॉर्मल लगेगी। समय के साथ चीज़ें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग में आती हैं, टेंशन कोई नहीं लेनी है, मज़े में पढ़ते जाओ, खुश होकर के, बीच बीच में मुस्कराते रहो, हमारे साथ साथ चीज़ें सब बढ़िया होती जाएंगी। तो बच्चे ये पॉइंट्स हैं, और कोई ड्रॉपर के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो उनको आइडिया होता है इन बातों का, हालांकि ये वाला स्टेटमेंट नहीं पता होता उनको ये वाली चीज़ पता होती है, ये नहीं पता होता कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की गिब्स एनर्जी इक्वल हो जाती हैं और मिनिमम भी होती हैं। गॉट द पॉइंट? सो दिस वाज इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, मैंने बता दिए। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कभी कभी ये शब्द भी आता है, हालांकि हम डिफाइन कर चुके हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब व्हेन RF एंड RB बिकम्स इक्वल। लिख लो चलो ये बात भी, पहले पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। Definition of chemical equilibrium. Definition of chemical equilibrium का मतलब for a reversible reaction at equilibrium RF is equal to RB.
ये है केमिकल इक्विलिब्रियम की परिभाषा कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। इसी का कॉन्सिक्वेंस क्या है? एज ए रिजल्ट concentration of all species become constant। यही स्टेटमेंट में 3-4 बार लिख चुका, इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो concentration of all species become constant at equilibrium state। आर एफ इजिकल टू आर बी। तो कई बार अगर रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में अगर हम देखें तो रेट और ये टाइम के साथ में ये इक्विलिब्रियम स्टेट एंड दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घटेगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो गए, तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो गए, तो यू विल से इक्विलिब्रियम स्टेट इज रीच्ड एंड वी से इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये बात हम पहले ही कह चुके हैं कि इक्विलिब्रियम आने के बाद सिस्टम स्टेबल हो चुका है। कंसंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट, कलर विल रिमेन कांस्टेंट, डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टी, ऑल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, गिब्स एनर्जी becomes zero at equilibrium, Gibbs energy of reaction becomes zero, enthalpy change become constant, entropy change become constant। ये सब बात हम कह चुके हैं। अब बात आती है, ये तो डेफिनेशन चल रही है, न्यूमेरिकल्स, पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है। ये आएंगे अभी उसमें, पहले डिफाइन तो कर लें हम। तो हमने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। पूरी बात पहले नोट करो, नोट इट डाउन। हेडिंग लिखो लॉ ऑफ मास एक्शन। Law of mass action, this was given by Goldberg and Waag। गुलबर्ग एंड वाग ने ये दिया था कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इन ए केमिकल रिएक्शन rate of reaction is directly proportional to the active masses of reactants raised to the power of their stoichiometric coefficient। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ये है एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या मास एक्शन? इन ए केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। ये एक नया शब्द है आपके सामने, एक्टिव मास क्या है डिफाइन करेंगे। जरा पानी पी लूं, पानी पीते रहा करो आप भी, जल जीवन है भाई। तो एक्टिव masses of the reactants raised to the power their stoichiometric coefficients। Active mass is most commonly taken as molar concentration
or more of substance or partial pressure of a gas और गैस सब्सटेंस। तो एक्टिव मास एक शब्द है, एक्टिव जो एक्टिव है रिएक्शन के दौरान जो चेंज हो रहा है, तो जनरली कौन चेंज होते हैं? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो एक्टिव मास, कोई टेंशन ना लो, एक्टिव मास जनरली मीन्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। ऑफ कोर्स पार्शियल प्रेशर इज डिफाइंड ओनली इन केस ऑफ गैस, नॉट इन केस ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स। तो एक्टिव मास इस तरीके से, मान लो फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है ए प्लस बी बी, ये कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, सी सी प्लस डी डी। तो आर एफ को बोल दिया हमने रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, आर बी को बोल दिया हमने रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या बोलोगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इज इक्वल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलोगे? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बताओ, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन है? ए एंड बी। बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए रिएक्टेंट्स कौन है? सी एंड डी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन होगा? ए एंड बी। तो कंसंट्रेशन, एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन मोस्ट कॉमनली, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर ब्रैकेट लगा के टू द पावर ए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यही तो लिखा है। उनकी पावर कितना? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी एट दैट इंस्टेंट की पावर बी। ऐसा बोलोगे आप, इस तरीके से बोलोगे आप। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे हुआ, ऐसी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे लिखोगे? इसको आप यूं भी लिख सकते हो, और आर एफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लो, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। इस तरीके से आपने ले लिया। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर बी किसके प्रोपोर्शनल? बताओ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन है? सी एंड डी रिएक्टेंट्स हैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। तो और आर बी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बी ले लो, के कांस्टेंट है, सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। जहां पर ए बी सी डी कंसेंट्रेशंस हैं ए बी सी डी की स्क्वायर ब्रैकेट में, के बी एंड के एफ ये कहलाते हैं रेट कांस्टेंट्स। अगली स्क्रीन पर लिखेंगे, पहले आप ये नोट कर लो, नोट इट डाउन। तो क्या बोलोगे? ये के एफ के बी आर रेट कांस्टेंट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। तो के एफ एंड के बी आर द रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस रेस्पेक्टिवली। अच्छा, ये के एफ एंड के बी के बारे में ध्यान रखें। के एफ के बी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर but independent of active mass or molar concentration or partial pressure। ध्यान दो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अभी अभी लिखा, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, रिएक्शन क्या ली थी हमने? ए प्लस बी बी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये वाला साइन यूज करेंगे, डबल हेडेड एरो वाला, सी सी प्लस डी डी। इररिवर्सिबल रिएक्शन सिंगल एरो, ये सिंबल जनरली यूज किए जाते हैं, और ये डबल हेडेड एरो
ये सिंबल्स जनरली फॉलो करते हैं हम। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ऐसे में हमने RF किसके बराबर लिखा था, KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B एट दैट इंस्टेंट। RB इज इक्वल टू कंसंट्रेशन KB इंटू C की पावर C इंटू D की पावर D एट दैट इंस्टेंट। आप चाहो तो T लगा दो एट दैट इंस्टेंट, इंस्टेंट को शो करने के लिए किसी भी मोमेंट पर। KF KB कांस्टेंट हैं, जिन्हें KF क्या बोला जाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन, KB क्या बोला जाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये KF KB कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर या प्रेशर पर डिपेंड नहीं करते, केवल डिपेंड किस पे करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो KF KB टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं बच्चों, पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करते, ये बात याद रखना। तो ये था एक्टिव मास, लॉ ऑफ एक्टिव मास। तो लॉ ऑफ एक्टिव मास इट वाज गिवन बाय गुलबर्ग एंड बॉग, हमने इक्वेशन भी देख ली। अब बात आती है कि ये एक्टिव मास क्या लें। जैसे मैंने कहा, इट कैन बी टेकन एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर डिपेंडिंग अपॉन कि सब्सटेंस किस फॉर्म में है। अगर सॉल्यूशन फेज में है तो पार्शियल प्रेशर तो डिफाइन कर नहीं सकते, तो एक्टिव मास विल बी टेकन एज व्हाट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो लिखो एक्टिव मास ऑफ वेरियस सब्सटेंस। लिखो पहले यहां तक की बात। देखो एक्टिव मास of various substance, active mass of the various substance first। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर कोई सब्सटेंस सॉल्यूशन फेज में है, फॉर अ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन फेज, अगर कोई सब्सटेंस सॉल्यूशन फेज में है तो बच्चों एक्टिव मास क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर तो ले नहीं सकते, एक्टिव मास विल बी टेकन एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज एक्टिव मास। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, मान लो जैसे कोई रिएक्शन है, ऐसी ले लो जैसे CH3, ये वाला एग्जाम्पल मतलब, जैसे मान लो A एक्वस प्लस B एक्वस C एक्वस, ऐसे ले लिया, एक जनरल केस ले लिया हमने। तो RF क्या लिखोगे, KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ही ले सकते हैं मोल पर लीटर में, पार्शियल प्रेशर इज नॉट डिफाइंड। तो एक्टिव मास क्या होंगे, कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो A की पावर मान लो यहाँ 2 ले लो चलो, ताकि स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भी ध्यान रहे। A की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। और RB किसके बराबर लिखोगे बोलो। अच्छा, कभी कभी हम KF और KB जो हैं एरो के ऊपर लिख देते हैं। तो एरो के ऊपर KF लिखा हुआ है तो इट इज अ रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और KB लिखा हुआ है नीचे वाला जो कांस्टेंट लिखा हुआ होता है दैट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो RB किसके बराबर, KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 1। इस तरीके से आप लिखोगे। तो बच्चों ये हुआ, ये तरीका हुआ एक्टिव मास लिखने का। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम स्टेट होगी तो RF और RB किसके बराबर हो जाएंगे, RF और RB किसके बराबर होंगे, इक्वल, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप RF RB डिफाइन करते हो। तो ये एक्टिव मासेस लेने का तरीका हुआ। अच्छा, मान लो सेकंड, फॉर गैसेस, गैसियस सब्सटेंस, एक्टिव मास अब 2 तरीके से ले सकते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी और पार्शियल प्रेशर भी। एक्टिव मास may be taken as molar concentration और partial pressure,
कुछ भी ले सकते हो, मोलर कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर कुछ भी लिया जा सकता है एक्टिव मास। जैसे मान लो N2, बड़ा कॉमन केस है, मेरे दिमाग में तो यही आता है जब भी मैं किसी गैसियस इक्विलिब्रियम की बात करता हूं। और ये बना मान लो 2NH3, इसे बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया एक इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, तो ये एक उसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी है। तो ये गैसेस रिएक्शन के लिए एक्टिव मास आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हो, पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हो। कैसे? जैसे RF आप ले सकते हो, मान लो KF कंसेंट्रेशन के टर्म्स में N2 की कंसेंट्रेशन की पावर 1 एंड H2 की कंसेंट्रेशन एट दैट मोमेंट की पावर 3। अच्छा, RB कैसे लिख सकते हो? KB इंटू अमोनिया रिएक्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो अमोनिया की कंसेंट्रेशन की पावर 2, ऐसे ले सकते हो। अच्छा, यूं भी ले सकते हो। और अगर एक्टिव मासेस पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में ले रहे हैं तो RF कैसे लोगे? KF, अब कांस्टेंट की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, KF डैश बोल दिया हमने, वो तो कांस्टेंट है, वो वैल्यू अपने आप चेंज कर लेगा। तो KF डैश इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर, ध्यान से देखना कैसे लिख रहे हैं हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। ऐसे ही मुझे RB लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? KB डैश। RF RB चेंज नहीं होते, वो तो किसी भी टर्म्स में लिख लो आप। अब पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में तो अमोनिया गैस है, तो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर की पावर 2, इस तरीके से लिखेंगे हम। तो ये तरीके हुए लिखने के। तो गैसियस सब्सटेंसेस अगर किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं या गैसियस रिएक्शन हैं, तो सब्सटेंस का एक्टिव मास यू कैन टेक इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर और यू कैन टेक इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। दोनों ही तरीके से आप ले सकते हो। आ गई बात समझ में? मोलर कॉन्सेंट्रेशन में यूनिट होगी मोल पर लीटर गैसेस के लिए, और पार्शियल प्रेशर तो हम एटमॉस्फेयर में या बार में जो भी लेना है वो लेते ही हैं। अच्छा, ये तो एक बात ध्यान दो, रिलेशन बिटवीन मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर फॉर ए गैस। किसी गैस के लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, बट दे आर रिलेटेड। कैसे? मान लो PV इज इक्वल टू nRT कह दिया मैंने। मान लो कोई गैस A है, फॉर गैस A, तो मोल्स ऑफ A हो गए। कोई गैस A है तो मोल्स ऑफ A हो गए Na। तो यहां से अब एक बात ध्यान दोगे, P तो पार्शियल प्रेशर हो गया A का, इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A ऑफ द गैस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन वॉल्यूम V इंटू RT। और आप तो जानते हो ये कौन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो मैं तो क्या लिख दूं, बताओ क्या लिख दूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। ये है रिलेशन बच्चों, ये है रिलेशन बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस। RT का टर्म है, ऑब्वियसली RT की वजह से ये KF डैश और KB डैश चेंज हो गए। तो याद रखें, किसी पर्टिकुलर गैस के लिए आप कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर में रिलेट कर सकते हो, रिलेशन लिख सकते हो बाय सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो ये तो हुआ गैसेस सब्सटेंस के लिए एक्टिव मास हमने कैसे लिखा। आप भी लिखो। चलो हम बात करते हैं अब थर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है और वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट,
is constant at a given temperature. Active mass of pure solid or pure liquid is constant at a given temperature and does not depend on amount of substance. The active mass of the pure solid or pure liquid is constant at a given temperature and does not depend on द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट का एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में, ऑफ कोर्स इन क्लोज्ड वेसल, वरना गैस उड़ना जाएगी CO2. यही अगर ओपन वेसल रखा और आपने कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर बोलते हैं उसको हिंदी में, लाइमस्टोन, उसको हीट करोगे तो CO2 गैस तो उड़ती जाएगी, पूरा ही खत्म हो जाएगा वो, और केवल क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का रेजिड्यू. इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो फिर आपको बंद डब्बा लेना पड़ेगा ताकि CO2 और CO भी आपस में रिएक्ट करके क्या बना सकें, CaCO3. इसलिए क्लोज डब्बा चाहिए, क्लोज्ड वेसल. तो इन क्लोज्ड वेसल ऐसे में एक्टिव मास ऑफ द प्योर सॉलिड, अब ये प्योर सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट एक अलग सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड एक अलग सॉलिड है, प्योर सॉलिड है. तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या हुआ, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड CaCO3 क्या होता है, ये मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CaCO3. मोल्स ऑफ CaCO3 को क्या लिख सकते हो आप, मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो मास ऑफ CaCO3 या W लिख दो, अपॉन मोलर मास ऑफ CaCO3 इनटू वॉल्यूम ऑफ CaCO3. बताओ मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी. तो ये तो डेंसिटी हो गई, तो डेंसिटी ऑफ CaCO3 सॉलिड अपॉन मोलर मास ऑफ CaCO3. और आप तो जानते हो डेंसिटी इज कांस्टेंट. सॉलिड की डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है. अरे लोहे का 1 किलो का टुकड़ा लो या लोहे का 1 ग्राम का टुकड़ा लो, डेंसिटी तो कांस्टेंट ही है उसकी. एल्यूमिनियम का इतना बड़ा टुकड़ा लो या छोटा सा टुकड़ा लो, बॉल ले लो, दोनों की डेंसिटी तो सेम ही है. तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की एट ए गिवन टेम्परेचर डेंसिटी इज कांस्टेंट और मोलर मास तो हमेशा कांस्टेंट. अरे भैया मोलर मास तो 100 ही है. कैल्शियम कार्बोनेट गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता. कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास तो 100 ही है. CaCO3 का मोलर मास 100 है ग्राम पर मोल. मोलर मास कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ द प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड कांस्टेंट होती है. दो कांस्टेंट का रेशियो भी तो एक कांस्टेंट ही होगा ना. कांस्टेंट का रेशियो भी तो एक कांस्टेंट ही होगा ना. यही तो लिखा आपने. देखो कितनी बड़ी जबरदस्त बात बोल रहे हैं हम. एक्टिव मास ऑफ द प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. 1 किलो का टुकड़ा लो या 1 ग्राम का टुकड़ा लो, एक्टिव मास मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्योर सॉलिड दैट इज कांस्टेंट. डेंसिटी और मोलर मास का रेशियो है जो कि अपने आप में कांस्टेंट है एट ए गिवन टेम्परेचर. तो एक्टिव मास ऑफ द प्योर सॉलिड इज कांस्टेंट, प्योर लिक्विड इज सिमिलरली कांस्टेंट. आ गई बात समझ में. अच्छा कांस्टेंट तो है, इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1.5, 2.5, 1, 5, 50 कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट. बट इन द एक्सप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी डिफाइन करना बाकी है. उस पर हम ये बात कह सकते हैं कि एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड मे बी टेकन 1 in the expression of RF, RB
और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिखेंगे इस बात को एज ए नोट करके नेक्स्ट स्क्रीन पर। लिखो पहले ये सब बात। Active mass of pure solid and liquid, of course pure है वो भी, pure solid और pure liquid is constant and is taken to be 1 in expression of रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब वो RF और RB एंड एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बच्चों एक्टिव मास ऑफ द प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट एंड इज टेकन टू बी 1 इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस RF और RB एंड एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये था, यही एग्जांपल लो, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलिब्रियम में है, इन्हें क्लोज्ड वेसल हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। RF लिखते तो कैसे लिखते, RF इज इक्वल टू व्हाट, सम KF इनटू रिएक्टेंट कौन, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक कांस्टेंट है, ये भी तो एक कांस्टेंट है मेरे भाई, सॉलिड है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का एक्टिव मास भी तो कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट का एक इक्वेशन में काम, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी तो एक कांस्टेंट होगा। तो KF डैश डिफाइन कर दो, RF। तो RF और एक तरीके से KF डैश यही एक मॉडिफाइड रेट कांस्टेंट हो गया, यही रेट कांस्टेंट है, बस इफेक्टिव रेट कांस्टेंट यही है KF डैश। इसको KF डैश, ये तो सिंबल है, डैश लगा दो, कुछ भी लगा दो, ये KF डैश था, ये KF हो गया मान लो KF। तो आपने क्या लिखा, इफेक्टिव, यही फाइनल हुआ। ऐसे ही जब RB लिखते तो कैसे लिखते, RB इज इक्वल टू व्हाट, KB डैश इनटू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। यहां बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। एक्टिव मास ऑफ दिस प्लस एक्टिव मास ऑफ CO2 गैस, ये एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड के एक्टिव मासेस कांस्टेंट, दो कांस्टेंट है, क्या काम भाई एक इक्वेशन में, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर दो, RB वुड बी KB into concentration of CO2। यही है मॉडिफाइड रेट कांस्टेंट KF एंड KB। जब भी हम बात कर देंगे रेट कांस्टेंट तो ये मॉडिफाइड रेट कांस्टेंट ही कांस्टेंट रेट कांस्टेंट्स होते हैं। तो देखो क्या हुआ, इफेक्टिवली फाइनली ये आई इक्वेशन। फाइनली आप ऐसा लिखने वाले हो, तो एक तरीके से आपने RF क्या लिखा, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द CaCO3। तो कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 आपने नहीं लिया मतलब 1 लिया है। बैकवर्ड रिएक्शन में RB इज इक्वल टू KB इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CaO। क्या ले लिया आपने, 1 ले लिया, नहीं लिया मतलब 1 ले लिया। था तो वो कांस्टेंट, बट वो कांस्टेंट KB में मिल चुका और एक नया कांस्टेंट बन चुका है वो। तो एक तरीके से CaO का एक्टिव मास हमने क्या ले लिया, एक्सप्रेशन में 1 ले लिया। तो CaCO3 का एक्टिव मास हमने क्या ले लिया, 1। तो अब कैसे रीड करोगे, RF इज इक्वल टू KF इंटू एक्टिव मास ऑफ द प्योर सॉलिड 1। तो इंटू 1 मतलब नहीं लेना, या 1 लो, एक ही बात है। तो एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड दे आर कांस्टेंट, बट इन द एक्सप्रेशन ऑफ RF RB and equilibrium constant, it should be taken 1. It should be taken 1 as we have taken here. चाहे वो हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखें, चाहे हम मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखें, we have to write like this. आई बात समझ में, ये थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को समझने में। मैं फिर बोल रहा हूँ, active mass of the pure solid and pure liquid is not 1, need not be 1, it is some constant value, but in the expression of
रेट ऑफ द रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको 1 ले लिया जाता है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी KF KB में मल्टीप्लाई हो चुकी है और हमें लेने की जरूरत नहीं है। नहीं लेंगे मतलब क्या लेंगे, 1 लेंगे। आ गई बात समझ में? लिखो भाई।